हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डीएनए के टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको बताया कि एक लॉन्ग लीनियर डीएनए का एक कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम के फॉर्म में पैकेजिंग होना डीएनए का टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, और एक लॉन्ग लीनियर डीएनए से कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम का बनना 3 लेवल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से होकर के गुजरता है, जिसको हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में आकर के जुड़ जाता है, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ता है, एसोसिएट होता है, तब वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, और इसी न्यूक्लियोसोम को यूनिट ऑफ क्रोमैटिन भी कहा जाता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियोसोम का जो साइज होता है, न्यूक्लियोसोम फाइबर्स का साइज जो होता है, न्यूक्लियोसोम फाइबर बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम फाइबर बनाता है। और ये जो न्यूक्लियोसोम फाइबर होता है, इनका जो साइज होता है उसको 11 नैनोमीटर फाइबर कहा जाता है। 11 नैनोमीटर फाइबर कहा जाता है। इसी को कहा जाता है फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में जुड़ करके 11 नैनोमीटर फाइबर बनाना क्या कहा जाता है? फर्स्ट लेवल ऑफ क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन या फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हिस्टोन और डीएनए का इंटरेक्शन होता है और 11 नैनोमीटर का फाइबर बन जाता है। ठीक है, क्रोमैटिन के तीनों लेवल के जो कॉम्पैक्शंस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब फर्स्ट लेवल का कॉम्पैक्शन होगा, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन से सेकंड लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन होगा, और सेकंड लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन से थर्ड लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन होगा, और एक कंप्लीट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन रेडी हो गया था। कल ही हम लोगों ने 11 नैनोमीटर फाइबर तक की कहानी क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, कि क्रोमैटिन का सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और कौन कौन से फैक्टर्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कहां से होगी? 11 नैनोमीटर फाइबर से होगी। कैसे होगी? थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में। सबसे पहली बात, द सेकंड लेवल ऑफ सेकंड लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन involves further folding or super coiling of 11 nanometer fiber to form a 30 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, होगा क्या? 11 नैनोमीटर फाइबर से 30 नैनोमीटर का फाइबर बनेगा, और जब 30 नैनोमीटर का फाइबर बन करके तैयार हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे दी ज्यादा सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेन रोल कौन प्ले करता है? हिस्टोन H1। यहां पे ध्यान रखिएगा, हिस्टोन H1 एंड एन टर्मिनल हिस्टोन टेल्स plays important role in the formation of 30 nanometer fiber from 11 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हिस्टोन एंड टर्मिनल टेल्स जो होती हैं उनका न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता। लेकिन जब हम बात करेंगे सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब
फॉर्मेशन ऑफ 30 नैनोमीटर फाइबर की, तो वहां पे हिस्टोन एंड टर्मिनल टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगी और उनके साथ साथ लिंकर हिस्टोन यानी हिस्टोन H1 जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जबकि न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या था, न्यूक्लियोसोम में क्या था, ये डीएनए को लॉक करने का काम कर रहे थे। ठीक है, हिस्टोन H1 क्या कर रही थी, डीएनए को पोजीशन पे लॉक कर रही थी, सिर्फ इतना ही काम था उसका। इंटरेक्शन में कोई डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन में कोई काम नहीं था। लेकिन जब हम बात करेंगे 30 नैनोमीटर फाइबर की, तो जब 11 नैनोमीटर फाइबर से 30 नैनोमीटर फाइबर बन रहा होगा तो वहां पे हिस्टोन टेल्स और हिस्टोन H1 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, इन हाई salt concentration 11 nanometer fiber is converted to 30 nanometer fiber in 30 nanometer fiber। लेकिन शर्त क्या है, in the presence of हिस्टोन H1। ठीक है, ये शर्त है। यहां पे एक कंडीशनल एक्सपेरिमेंट करके देखा गया जिसमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन था, उसमें न्यूक्लियोसोमल डीएनए डाल दिया गया, मतलब ऐसा डीएनए जो न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में है वो डाल दिया गया और साथ में हिस्टोन H1 डाल दिया गया। तो ये देखा गया कि जो 11 नैनोमीटर फाइबर वहां पे डाला गया था उस टेस्ट ट्यूब में, जब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में उसको डाला गया, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वहां पे क्रिएट किया गया और उसके साथ साथ में हिस्टोन H1 दी गई, तो वो 30 नैनोमीटर फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हो, ऐसी कंडीशन हो जहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे 11 नैनोमीटर फाइबर को रख दिया जाए। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि साथ में हिस्टोन H1 को भी रख दिया जाए, तब क्या होगा, वो 30 नैनोमीटर फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 नैनोमीटर फाइबर के बनने में हिस्टोन H1 का होना जरूरी है। अगर सिस्टम से हिस्टोन H1 को हटा लिया जाए तो 30 नैनोमीटर फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा 30 नैनोमीटर फाइबर के बारे में और बात करते हैं। नैनोमीटर फाइबर को अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये दो तरह के फॉर्म में दिख सकता है। ठीक है, दो फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे 30 नैनोमीटर फाइबर। एक को कहा जाता है सोलेनॉइड फॉर्म कहा जाता है, और दूसरे को कहा जाता है जिग जैग फॉर्म। ठीक है, ये दो फॉर्म्स आपको 30 नैनोमीटर फाइबर के देखने को मिलते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे क्या होगा, यहां पे जब न्यूक्लियोसोम्स का इंटरेक्शन होगा, यहां पे क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम occurs sequentially। ठीक है, सिक्वेंशियली यहां पे इंटरेक्शन होगा न्यूक्लियोसोम्स का, अभी बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, और इसे वन स्टार्ट हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसको वन स्टार्ट हेलिक्स मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही हेलिक्स में सारे इंटरेक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं, यहां पे हम थोड़ा सा आपको बना के दिखाते हैं। सपोज दैट ये एक न्यूक्लियोसोम फाइबर है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम फाइबर है। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है और हिस्टोन होती है। तो राउंड शेप में मैंने आपको जो दिखाया वो हिस्टोन है और ये डीएनए। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम क्या है, फाइबर है। अब इस न्यूक्लियोसोम फाइबर का ये बेसिकली 11 नैनोमीटर फाइबर है। ठीक है, इस 11 नैनोमीटर फाइबर का सोलेनॉइड के फॉर्म में जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा कि जो पहला न्यूक्लियोसोम है वो दूसरे न्यूक्लियोसोम से इंटरेक्ट करेगा, दूसरा तीसरे से इंटरेक्ट करेगा, तीसरा चौथे से इंटरेक्ट करेगा और इसी तरह से सो ऑन। मतलब यहाँ पे जो इंटरेक्शन का पैटर्न होगा वो होगा n। अगर पहले को हम n बोले तो अगला जो ये n जिससे जुड़ेगा उसका जो नंबर होगा वो n+1 होगा। ठीक है, n+1 नंबर वाले क्रोमोसोम से न्यूक्लियोसोम से जुड़ेगा। मतलब अगर हम माने पहला न्यूक्लियोसोम को अगर हम n मान लें, ठीक है, n इक्वल टू अगर 1 माने तो n किससे जुड़ेगा, n+1 वाले से जुड़ेगा, मतलब सेकंड न्यूक्लियोसोम से आकर के जुड़ेगा, मतलब सेकंड वाले से जुड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या, जो स्ट्रक्चर बनेगा, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा।
ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये डीएनए है कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है। जब सोलेनॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो अगर ये न्यूक्लियोसोम नंबर 1 है तो ये न्यूक्लियोसोम नंबर 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, इसी तरह से 5 6 7 8 इस तरह से जुड़ते जाएंगे, ठीक है, और सोलेनॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, वहीं अगर हम लोग बात करें जिग जैग मॉडल की, तो जिग जैग मॉडल में जो इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम, ठीक है, अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम्स होगा, मतलब जो फर्स्ट वाला होगा वो थर्ड वाले से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला जो होगा वो फोर्थ वाले से इंटरेक्ट करेगा, फिर थर्ड वाला जो होगा वो फिफ्थ वाले से इंटरेक्ट करेगा, इसी तरह से अल्टरनेट वे में क्या होगा, न्यूक्लियोसोम का इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे जो इंटरेक्शन का पैटर्न होता है वो अगर हम पहले न्यूक्लियोसोम को n माने तो ये n वाला किससे जुड़ेगा, n+2 वाले से जुड़ेगा। सपोज दैट n इज इक्वल टू n 1, ठीक है, n को हम पहला न्यूक्लियोसोम मान रहे हैं तो पहला न्यूक्लियोसोम किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, n+2, मतलब 1+2 इज इक्वल टू 3, मतलब पहला वाला किससे जुड़ेगा, तीसरे से जुड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये इनके जुड़ने का पैटर्न होता है, ठीक है, जिग जैग मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल में। ठीक है, अब सोलेनॉइड के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। तो वन सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है 6 to 8 न्यूक्लियोसोम, 6 to 8 न्यूक्लियोसोम, 6 से 8 न्यूक्लियोसोम होते हैं उसमें, और इट लुक्स लाइक स्टैक्ड क्वाइन, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। एक बार फिर से पूरी चीज में रिपीट करता हूं शॉर्ट में। 30 नैनोमीटर फाइबर दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, पहला होता है सोलेनॉइड फॉर्म, दूसरा होता है जिगजैग फॉर्म। सोलेनॉइड फॉर्म में क्या होता है, जो न्यूक्लियोसोम्स का इंटरेक्शन होता है वो सीक्वेंशियली होता है, मतलब पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, कुछ इस तरीके से न्यूक्लियोसोम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा सोलेनॉइड फॉर्म को वन स्टार्ट हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, और एक सोलेनॉइड में 6 से 8 न्यूक्लियोसोम होते हैं और ये स्टैक्ड कॉइन की तरह दिखते हैं, और इसको यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है। वहीं अगर जिगजैग मॉडल की हम लोग बात करें तो इसको टू स्टार्ट हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टू स्टार्ट हेलिक्स मॉडल। यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम्स के बीच में होता है, मतलब अगर फर्स्ट वाला है तो सेकंड से इंटरेक्ट ना करके थर्ड वाले से करेगा, सेकंड वाला थर्ड वाले से ना करके फोर्थ वाले से करेगा, इसी तरह से सो ऑन, इस तरह से इंटरेक्शन इनका होता रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी थी कि सेकंड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें 11 नैनोमीटर फाइबर्स 30 नैनोमीटर फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 30 नैनोमीटर फाइबर्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पहला होता है सोलेनॉइड फॉर्म और दूसरा होता है जिगजैग फॉर्म, ठीक है। तो ये तो कहानी रही सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, क्रोमोसोम्स के थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया कि 11 नैनोमीटर फाइबर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बनाते क्या है, 30 नैनोमीटर फाइबर बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 30 नैनोमीटर फाइबर्स का इंटरेक्शन स्टार्ट होगा और वो क्या करेंगे, वो थर्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इन थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पहली चीज, थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is a result of interaction between
30 नैनोमीटर फाइबर with with some with a filamentous protein, a filamentous protein of nucleus called nuclear matrix और क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड ठीक है। तो थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जो 30 नैनोमीटर फाइबर्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर में कुछ फिलामेंटस प्रोटीन्स होती हैं जिनको न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड कहते हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करके फर्दर कॉम्पैक्शन स्टार्ट करती है। ठीक है, और इस कॉम्पैक्शन में होता क्या है, द mechanism of third level of compaction involves the formation of a radial loop domain of 300 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर फाइबर्स का बनना सेकेंड लेवल टू थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, पूरी कहानी ये है। इसमें रोल किसका होगा, कुछ फिलामेंटस प्रोटीन्स हैं न्यूक्लियस में जिसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स या क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड कहते हैं। ठीक है, जब 30 नैनोमीटर फाइबर्स क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड के साथ में इंटरैक्ट करता है तब वो क्या बना लेता है, 300 नैनोमीटर फाइबर बना लेता है जिसको रेडियल लूप डोमेन भी कहा जाता है। ठीक है, और इस रेडियल लूप के अंदर ईच लूप हैव 40 to 90 किलो बेस पेयर। ईच लूप, हर एक लूप के पास 40 to 90 किलो बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन लूप्स के जो बेसेस होते हैं, बेसेस ऑफ लूप हेल्ड टुगेदर विद क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड ठीक है, ये कहानी अभी मैंने आपको बताई, मैं आपको बना के दिखाता हूं इस चीज को तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। मैंने आपको बताया कि हर एक लूप में 40 to 90 बेसेस होते हैं। ठीक है, और बेसेस मतलब इनका जो बेस होता है लूप्स का वो किसके साथ में कनेक्टेड होता है, क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड के साथ में कनेक्ट होता है। तो इस चीज को मैं जरा एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको बना के दिखाता हूं कि किस तरह से 30 नैनोमीटर फाइबर्स फर्दर कॉम्पैक्ट होकर के 300 नैनोमीटर फाइबर बनाते हैं और रेडियल लूप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट ये 30 नैनोमीटर फाइबर है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ये 30 नैनोमीटर फाइबर है और इसमें इस तरह से ये डीएनए है। ये क्या है, 30 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, और ये सारी कहानी न्यूक्लियस के अंदर में हो रही है। ठीक है, ये 30 नैनोमीटर फाइबर। अब इसका फर्दर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है इन थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। फिर क्या होगा, फिर होगा क्या, यहां पे न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया कि एक फिलामेंटस प्रोटीनेशियस नेटवर्क है। क्या है, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस नेटवर्क है। ठीक है, तो ये वो नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। क्या है, क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड है, क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड है।
ठीक है, ये है क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड। ठीक है, और इसी क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड के साथ में जो 30 नैनोमीटर फाइबर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या करते हैं, 30 नैनोमीटर फाइबर के साथ में ये इंटरेक्ट करते हैं, और ये क्या है, ये लूप है। ठीक है, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर है। जिस लूप लाइक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, ये वो लूप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो कि 30 नैनोमीटर फाइबर के कॉम्पैक्शन के थ्रू बने ही हैं। तो ये क्या है, ये टोटल जो ये जो टोटल आपको पोर्शन दिख रहा है, ये 300 नैनोमीटर फाइबर है। ठीक है, ये 300 नैनोमीटर फाइबर है। ठीक, और ये जिस रीजन से ये लूप जिस रीजन से स्कैफोल्ड से जाकर के अटैच हो रहा है, मतलब क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड से जाकर के जो पोर्शन अटैच हो रहा है इस लूप का, उसको कहा जाता है सार, या स्कैफोल्ड स्कैफोल्ड अटैचमेंट अटैचमेंट रीजन, इसको कहा जाता है स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन। और ये स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन जस्ट लाइक मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन भी होता है इनके पास में, बिल्कुल मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन की तरह होते हैं। ये भी क्या होते हैं, एटी रिच होते हैं, एडेनिन थाइमिन रिच होते हैं। ठीक है, एटी रिच होते हैं। तो ये जो स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन है, ये इंटरेक्ट करता है क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड के साथ में, और क्या करता है, रेडियल लूप लाइक स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड की। क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड की अगर हम लोग बात करें, तो क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड में क्या क्या चीजें होंगी, थोड़ा सा ये आपके लिए जानना जरूरी है। क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड, क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड प्रोटीन में बेसिकली होती क्या है, दे आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, एक बात, दे आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और इसमें बेसिकली तीन तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, मतलब तीन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। एक को कहा जाता है कंडेंसिन्स, दूसरी है टाइप 2 टोपो आइसोमरेज, और तीसरी काइनेसिन फैमिली मेंबर 4, जिसको कहा जाता है KIF4। ठीक है, तो इन तीन मेजर प्रोटीन से मिलकर के क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना होता है, जिसके साथ में 30 नैनोमीटर फाइबर इंटरेक्ट करके 300 नैनोमीटर फाइबर बनाता है। 300 नैनोमीटर फाइबर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सेल साइकिल के किस फेज में ये एग्जिस्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो किस फेज में सबसे ज्यादा पाया जाएगा, इन G0 एंड इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन 300 नैनोमीटर फाइबर फॉर्म। और ये जो 300 नैनोमीटर फाइबर होता है, दिस करस्पॉन्ड्स टू द यूक्रोमैटिन। ठीक है, यूक्रोमैटिन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, अब
ये 300 नैनोमीटर फाइबर, this 300 nanometer fiber can further compacted to yield 700 nanometer fiber which is heterochromatin form of DNA। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो रेडियल लूप का फॉर्मेशन हुआ, जो 300 नैनोमीटर फाइबर होता है, वो फर्दर कॉम्पैक्ट हो सकता है और उस कॉम्पैक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर निकल करके सामने आएगा वो कंप्लीट क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और वो कंडेंस्ड फॉर्म होगा, न्यूक्लियोसोम्स का यानी डीएनए का, वो एक कंडेंस्ड फॉर्म होगा और वो हेटेरोक्रोमैटिक फॉर्म होगा। और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो अब रेडियल लूप से प्योर क्रोमोसोम कब बनेगा, सेल साइकिल के किस फेज में बनेगा और हेटेरोक्रोमैटिक फॉर्म में क्यों आ जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब कॉम्पैक्शन की बात चल रही थी, मैंने आपको बताया कि G0 फेज में अगर हम लोग बात करें या फिर इंटरफेज में अगर हम लोग बात करें, इंटरफेज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में जो सेलुलर डीएनए है वो पाया जाता है 300 नैनोमीटर फाइबर के फॉर्म में, जिसको हम लोग रेडियल लूप भी बोलते हैं। 300 नैनोमीटर फाइबर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम लोग रेडियल लूप भी बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या है, ये यू क्रोमैटिन है, यू क्रोमैटिन बोलते हैं, यू क्रोमैटिक फॉर्म बोलते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। और ये दिखता कैसा है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, हमको रेडियल लूप के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। जैसे ही सेल एम फेज में एंटर करती है, एज सेल एंटर्स इन एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, जैसे ही सेल माइटोटिक फेज में एंटर करती है, एम फेज में एंटर करती है, तो होता क्या है, द लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन changes dramatically, ठीक है। लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, यहाँ पे मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए देखने को मिलता है, मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही एम फेज में एंटर करती है तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन बढ़ने लग जाता है और ये 700 नैनोमीटर फाइबर बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। एम फेज में जब एंटर करती है तो कॉम्पैक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली 700 नैनोमीटर फाइबर आपको देखने को मिलता है और ये हेटेरोक्रोमैटिन होता है, हेटेरोक्रोमैटिन होता है, ठीक है। अब ये होगा कब और कैसे कैसे होगा, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। एम फेज में एंटर कर गई तो एम फेज में क्या होता है, माइटोटिक फेज की अगर हम लोग बात करें, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एम फेज की अगर हम लोग बात करें तो एम फेज में बहुत सारे फेजेज होते हैं, जिनको पहले हम कहते हैं प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, अभी मैं ब्रॉडली बता रहा हूं आपको। फिर एनाफेज होता है, फिर टीलोफेज होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। तो एम फेज में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही सेल एंटर करती है एम फेज में, सबसे पहले आता है प्रोफेज, ठीक है। कहानी यहां से स्टार्ट होती है, यू क्रोमैटिन का हेटेरोक्रोमैटिन में जो कन्वर्जन होता है वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है। कन्वर्जन कहां से स्टार्ट होता है, प्रोफेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो होगा क्या, एट द एंड ऑफ प्रोफेज, मतलब प्रोफेज खत्म हो गया, एंड इनिशिएशन ऑफ एम फेज, मेटाफेज लिख देता हूं, मेटाफेज, ठीक है।
प्रोफेज के एंड में और मेटाफेज की शुरुआत में, द क्रोमोसोमल डीएनए आर प्योरली हेटेरोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, प्रोफेज के अंत में और मेटाफेज की शुरुआत में क्या होगा, कॉम्पैक्शन बढ़ जाएगा, और कॉम्पैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो पूरा का पूरा क्रोमोसोमल डीएनए है वो हेटेरोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स इनहिबिटेड, क्यों इनहिबिटेड, क्योंकि द ट्रांसक्रिप्शन बताऊंगा आगे चल के, द ट्रांसक्रिप्शन machinery does not assess the DNA। ठीक है, और यही रीजन है कि इन द एम फेज, दैट्स वाई इन एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, इन एम फेज द ट्रांसक्रिप्शन process get ceases। ठीक है, एम फेज में जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो डीएनए होता है वो प्योरली हेटेरोक्रोमैटिन फॉर्म में होता है, और हेटेरोक्रोमैटिन फॉर्म बहुत ही कॉम्पैक्टेड फॉर्म होता है, और उस कॉम्पैक्शन की वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी होती है, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम जो होते हैं, वो एंजाइम्स डीएनए को एसेस ही नहीं कर पाते हैं। तो जब उनको टेम्पलेट ही नहीं मिलेगा तो वो आरएनए कैसे बनाएंगे? यही वजह है कि एम फेज में ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरह से रोक दिया जाता है। ठीक है, और सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेपरेशन पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सेल्स ने इस चीज को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे ही सेल एम फेज में एंटर करती है तो प्रोफेज के एंड होते होते पूरा का पूरा जो क्रोमैटिन है वो हेटेरोक्रोमैटिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कॉम्पैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन हो तो गया, लेकिन रिवर्सिबली क्या डीएनए फिर से उसका कॉम्पैक्शन लूज नहीं हो सकता? मतलब मैंने आपको बताया कि 700 नैनोमीटर फाइबर बन जाएगा, 300 से 700 नैनोमीटर फाइबर बन गया, मतलब यू क्रोमैटिन से हेटेरोक्रोमैटिन बन तो गया, क्या हेटेरोक्रोमैटिन से वापस यू क्रोमैटिन नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि जब तक सेल डिवीजन पूरा ना हो जाए, जो यू क्रोमैटिन है वो हेटेरोक्रोमैटिन के ही फॉर्म में रहे, वहां पे दो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इवॉल्व किए नेचर ने। ठीक है, दो ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज हैं जो क्रोमैटिन को हेटेरोक्रोमैटिन के फॉर्म में, या हम कहें कि क्रोमोसोम के फॉर्म में कॉम्पैक्ट रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो सेल्स के पास में, किसके पास में? यूकैरियोटिक सेल्स के पास में, बेसिकली यूकैरियोटिक cells have two protein complexes that involved in the compaction of DNA in the chromosome। ठीक है, डीएनए और क्रोमोसोम। ठीक है, पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है कंडेंसिन्स। ठीक है, ये क्या करेंगी? ये डीएनए इन्वॉल्व्ड in the maintaining the condensed DNA
कंडेंस्ड डीएनए, ठीक है, ये कंडेंस्ड डीएनए को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होती हैं। होता क्या है, जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है एस फेज से, फिर उसके बाद G2 फेज के बाद फिर M फेज में जैसे ही एंटर करती है, कंडेंसेंस एसोसिएट होना शुरू हो जाती हैं। डीएनए से क्या होता है, कंडेंसेंस एसोसिएट होना शुरू हो जाती हैं और उसको कंडेंस्ड फॉर्म में ले आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंडेंसेंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर the conversion of euchromatin to heterochromatin, ठीक है। कंडेंसेंस आएंगी, कंडेंसेंस क्या करेंगी, जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है उसको कंडेंस्ड फॉर्म में मेंटेन करेंगी, ठीक है। और ये पाया गया है कि जो क्रोमैटिड्स होते हैं, उन क्रोमैटिड्स के चारों तरफ कंडेंसिन प्रोटीन्स एसोसिएटेड रहती हैं और डीएनए को कंडेंस्ड फॉर्म में रखती हैं। इसका मतलब ये इन्वॉल्व होती हैं यूक्रोमैटिन को हेटेरोक्रोमैटिन में कन्वर्ट करने में, ठीक है। दूसरा जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो होता है कोहेसिन, ठीक है। और कोहेसिन का काम है, कोहेसिन लिंक्स both sister chromatids क्रोमैटिड्स, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं और उन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, वो करते हैं कोहेसिन्स, ठीक है। कोहेसिन्स का काम क्या होता है, एक बार बना के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। कोहेसिन्स का काम क्या होता है, मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ पे कोहेसिन्स जो होते हैं, बेसिकली अगर ये एक क्रोमैटिड है, ठीक है, ये एक क्रोमैटिड है, ठीक है, और सेल गई एस फेज में, ठीक है, ये गई एस फेज में। एस फेज में क्या होगा, ये दो बन जाएंगे, रेप्लिकेशन हो जाएगा डीएनए का, तो दो हो जाएंगे, ठीक है। ये इसकी दूसरी कॉपी, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, जैसे ही रेप्लिकेशन एंड होगा और दोनों कॉपीज बन जाएंगी, इनके बीच में आकर के कौन जुड़ जाएगा, कोहेसिन्स आकर के लग जाती हैं, तुरंत यहाँ पे कोहेसिन्स डिपॉजिट हो जाती हैं, कोहेसिन्स तुरंत यहाँ पे क्या होगा, कोहेसिन्स डिपॉजिट हो जाएंगी और दोनों क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़े रखेंगे और तब तक जोड़े रखेंगे जब तक कि इनका सेपरेशन एनाफेज में शुरू ना हो जाए, तब तक यहाँ पे कोहेसिन्स रहती हैं। और ये कोहेसिन्स हटती कैसे हैं, कब इनको हटने का शिक्षता है, इसके बारे में हम लोग सेल डिवीजन में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कोहेसिन्स क्या करती हैं, दोनों क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़े रखने का काम करती हैं, ठीक है। ये दोनों ही प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों ही बिल्कुल अलग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन एक समानता है इन दोनों में, ठीक है। वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। कंडेंसेंस एंड कोहेसिन्स आर different complexes, but they contain a class of protein called SMC, structural maintenance of chromosome। SMC को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये SMC इन दोनों में पाया जाता है, ठीक है। SMC प्रोटीन्स
कंडेंसेंस में भी पाई जाती है, कोहेसेंस में भी पाई जाती है, बट एसएमसी प्रोटीन्स डिफरेंट क्लास की पाई जाती हैं। तो अगर हम लोग एसएमसी की बात करें, दे आर क्रोमोसोमल एटीपेजेज, ठीक है, और ये 6 तरह की होती हैं, 6 टाइप्स की होती हैं, 6 टाइप्स इसके पाए जाते हैं, एसएमसी 1 to 6, मतलब एसएमसी 1, एसएमसी 2, एसएमसी 3, एसएमसी 1 to 6, और इनका साइज जो होता है, साइज जो होता है वो 110 to 170 किलो डाल्टन तक हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई एसएमसी प्रोटीन की, ठीक है। एसएमसी प्रोटीन्स किस तरह से एसोसिएट होकर कंडेंसिन और कोहेसिन बनाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। एसएनसी प्रोटीन, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, एसएमसी प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग नॉर्मल एक अनफोल्डेड एसएमसी मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें बेसिकली एक एन टर्मिनल रीजन होता है, ठीक है, एन टर्मिनल रीजन होता है, ये क्या है, ये एन टर्मिनल रीजन है, और उसके बाद इसमें एक क्वाइल रीजन होता है, अभी इसका क्या रोल है आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है, ये एक रीजन होता है, और यहाँ पे बीच में एक हिंज रीजन होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्वाइल वाला रीजन होगा, ये क्वाइल वाला रीजन है, और यहाँ पे सी टर्मिनल होता है, ठीक है, ये क्या है, हिंज रीजन, ये हिंज रीजन है। ये एन टर्मिनल पे इसके जो होता है इसको कहा जाता है वाकर ए डोमेन, वाकर ए डोमेन। सी टर्मिनल्स पे होता है वाकर बी डोमेन, ठीक है। हिंज रीजन क्या करता है, इसको क्वाइल फॉर्म में फोल्ड करके इन दोनों एन टर्मिनस और सी टर्मिनस रीजन को पास में ले आता है, मतलब वाकर ए को और वाकर बी को पास में लेकर के आता है और एक कंप्लीट एटीपेज बनाता है। क्या बनाता है, कंप्लीट एटीपेज। तो किस तरह से होगा, ये हमारा क्वाइल हो गया, ठीक है, ये है हमारा हिंज रीजन, ये हिंज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनकी क्वाइलिंग हो जाएगी, ठीक है, क्वाइलिंग हो जाएगी इनकी, इनकी क्वाइलिंग हो जाती है, ठीक है। और जब क्वाइलिंग हो जाएगी तो क्या होगा, ये दोनों एन टर्मिनस और सी टर्मिनस पास पास आ जाएंगे, ये हो गया एन टर्मिनस और ये हो गया इसका सी टर्मिनस, एन टर्मिनस सी सी टर्मिनस दोनों पास पास आ गए। ये क्या है, ये है क्वाइल्ड क्वाइल डोमेन, क्वाइल्ड क्वाइल है, ठीक है, जिसके थ्रू ये फोल्डिंग हुई है। तो ये पूरा फोल्डेड एक एसएमसी मोनोमर होता है, एसएमसी मोनोमर होता है, ठीक है, ये एसएमसी मोनोमर है। अब ये एसएमसी मोनोमर क्या होता है, ये जब डाइमराइज होता है और डाइमराइज होकर के कुछ नॉन एसएमसी प्रोटीन्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, फंक्शनल एक्टिव होलो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो किस तरह से एक्टिव होलो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अब ये एक क्वाइल, अब ये यहाँ पे एक आपको दिख रहा है एसएमसी, इसी तरह से दो एसएमसी आएंगे और आपस में डाइमर बनाएंगे, ठीक है, दो एसएमसी आते हैं और आपस में डाइमर बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक एसएमसी पहले मैं बनाता हूं, एक एसएमसी कुछ इस तरह से मैंने आप बनाया था अभी, ठीक, और इसी तरह से दूसरा एसएमसी आएगा, ठीक है, दूसरा एसएमसी आएगा, ठीक है, दो एसएमसी आएंगे इस तरह से और दोनों ही आपस में जुड़ करके, ठीक है, ये एन टर्मिनस सी टर्मिनस एन टर्मिनस सी टर्मिनस हिंज रीजन और ये क्वाइल्ड क्वाइल वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या बनाते हैं, एसएमसी डाइमर, एसएमसी डाइमर बनाते हैं, ठीक है। ये एसएमसी डाइमर क्या होता है, वी शेप का होता है,
वी शेप्ड होता है, ठीक है। और ये एसएमसी डाइमर प्लस सम नॉन एसएमसी प्रोटीन्स जब आपस में मिलती हैं तो ये क्या बनाते हैं, फंक्शनल मल्टी कॉम्प्लेक्स, फंक्शनल मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंडेंसिन और कोहेसिन में पाया जाता है, ठीक है। तो दोनों में कौन कौन सा पाया जाएगा, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडेंसिन्स के बारे में कि कंडेंसिन में कौन कौन सी एसएमसी और कौन कौन सी नॉन एसएमसी मिलकर के मल्टी फंक्शनल मल्टी होलो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, फंक्शनल मल्टी होलो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। सबसे पहले कंडेंसिन्स की बात करते हैं, कंडेंसिन्स की बात करेंगे। कंडेंसिन्स में एसएमसी जो होती हैं, एसएमसी जो होती है वो कौन कौन सी होती है, SMC2 एंड SMC4। और नॉन एसएमसी जो होती है, नॉन एसएमसी जो होती है वो होती है HG एंड D2, ये नॉन एसएमसी होती है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये मिलकर के बनाते हैं एसएमसी। यहां पे दो डिफरेंट टाइप के एसएमसी हैं, इसलिए एसएमसी हेटेरोडाइमर बनाते हैं। और उसके साथ में जुड़ती हैं कौन, ये नॉन एसएमसी प्रोटीन्स। तो ये मिलकर के क्या बना देती हैं, कंडेंसिन होलो कॉम्प्लेक्स, फंक्शनल कंडेंसिन होलो कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनी होती है क्या, कंडेंसिन। कंडेंसिन में क्या क्या चीजें होती हैं आपको पता होना चाहिए, ये चीजें होती हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है कोहेसिन्स की, कोहेसिन्स की बात आती है। कोहेसिन भी एसएमसी से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पे एसएमसी कौन सी है, SMC1 एंड SMC3। मतलब यहाँ पे भी दो डिफरेंट टाइप के एसएमसी हैं, मतलब ये मिलके क्या बनाएंगे, एसएमसी हेटेरोडाइमर, ये एसएमसी हेटेरोडाइमर बनाते हैं, ठीक है। और नॉन एसएमसी अगर हम लोग बात करें तो यहां पे नॉन एसएमसी है SCC1 एंड SCC3, ठीक है। तो ये एसएमसी हेटेरोडाइमर और ये आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, फंक्शनल कोहेसिन होलो कॉम्प्लेक्स, फंक्शनल कोहेसिन होलो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं कंडेंसिन्स एंड कोहेसिन्स, जो कि मेटाफेज क्रोमोसोम्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होंगे वो मोर कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे, और इस पूरे पोर्शन को स्टेबलाइज करने के लिए, इस फॉर्म को स्टेबलाइज करने के लिए जो दो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होती हैं वो है कंडेंसिन्स और कोहेसिन्स। कंडेंसिन क्या करेगी, कंडेंसेशन को मेंटेन रखेगी, और कोहेसिन्स क्या करेंगी, दोनों के सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखेंगी। कंडेंसिन और कोहेसिन किन चीजों से मिलकर के बनी होती हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तो बात रही क्रोमोसोम्स के ऑर्गेनाइजेशन की। हमने फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में, क्योंकि आपका क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। तो अब ये जरूरी है कि इसी टाइम हम लोग जो सेल साइकिल है उसके फेजेस की बात कर लें, और किस तरह से एम फेज के बाद सेल डिवाइड हो जाती है, थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।